दोस्तों, आज से कुछ महीने तक पहले एक ऐसा टाइम था कि जब कोई भी आईपीओ आता था तो सब लोग आईपीओ के पीछे भागते थे और उनको आईपीओ चाहिए होता था ताकि वो आईपीओ पहले दिन जब सब्सक्राइब हो तो उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाए। लेकिन उसके बाद एसबीआई कार्ड्स का आईपीओ आया जिसमें लोग बहुत ज्यादा पैसा नहीं बना पाए क्योंकि पहले दिन ही वो शेयर प्राइस उसका नीचे चला गया जिस प्राइस पे वो लिस्ट हुआ था। तो जब आईपीओ आता है तो कंपनीज क्या करती हैं? कंपनीज अपनी इक्विटी को कॉमन शेयर होल्डर्स के पास लेके आती हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास लेके आती हैं कि आप हमारे शेयर्स को खरीदिए और आप हमें पैसा दीजिए इक्विटी की फॉर्म में। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे सुना है कि कोई कंपनी बोले जिसका शेयर प्राइस शेयर ट्रेड होता है मार्केट में और वो कंपनी बोले कि वो नहीं चाहती कि उसका शेयर ट्रेड हो मार्केट में और वो चाहे कि वो अपने सारे शेयर्स को वापस से ले आए और अपने आप को स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट कर ले? तो ऐसा एग्जांपल थोड़े ही दिन पहले निकल के आया एक बहुत ही बड़ी कंपनी जिसका नाम है वेदांता। वेदांता ने बोला है कि वो अपने आप को स्टॉक मार्केट से पूरे तरीके से डीलिस्ट करना चाहती है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि वेदांता अपने आप को डीलिस्ट क्यों करना चाहती है और डीलिस्ट करने का इंप्लीकेशन रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या होगा। अगर आपके पास उस कंपनी का शेयर है तो क्या आपको लॉस होगा, क्या आपके पैसे अटक जाएंगे? तो इन पूरे सारे क्वेश्चंस का हम आंसर करेंगे इस वीडियो में। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं जो आपको एक बहुत अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर मैं थोड़ा सा पहले आपको वेदांता के बारे में बताऊं तो वेदांता एक कंपनी है जो माइनिंग इंडस्ट्री में अपना काम करती है, जिसका पहले नाम सीसा स्टरलाइट और सीसा गोवा लिमिटेड हुआ करता था। और इसका जो मेन बिजनेस है वो आयरन और गोल्ड एल्यूमिनियम माइंस में बहुत ज्यादा काम करती है जो यहाँ पे गोवा, कर्नाटक और राजस्थान में ऑपरेट करता है। इसमें अगर हम 50% हिस्सेदारी की बात करें तो इसमें जो 50% की हिस्सेदारी है वो वेदांता रिसोर्सेज की है जो एक यूके बेस्ड कंपनी है जिसको अनिल अग्रवाल की फैमिली ओन करती है। दोस्तों, अगर मैं वेदांता के शेयर प्राइस की बात करूं तो जनवरी 2018 में वेदांता का शेयर प्राइस ऑलमोस्ट पीक को टच किया था जब इसका शेयर प्राइस 330 के आसपास का था। अगर मैं आज की बात करूं तो इसका शेयर प्राइस 90 रुपीज पे ट्रेड करता है और अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखें तो इसका शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा नीचे आ गया है। अब आपको ये तो पता ही है कि जब भी किसी कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाता है तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता है जो किसी भी कंपनी के लिए एक अच्छी बात होती है। हर कंपनी जो एक्सचेंज पे ट्रेड करती है वो चाहती है कि उसका शेयर एक अच्छे प्राइस पे ट्रेड करे ताकि उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा हो जिसका फायदा सभी इन्वेस्टर्स को मिलता है। तो वहीं पे अगर हम वेदांता की बात करें तो वेदांता एक टाइम पे अच्छा परफॉर्म करती थी लेकिन पिछले कुछ टाइम से वेदांता का शेयर प्राइस अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा था। इसके पीछे जो एक बहुत बड़ा रीजन माना जाता था वो ये माना जाता था कि जो वेदांता का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्या होता है। अब मान लो दोस्तों मेरी एक कंपनी है, उसका एक बिजनेस मॉडल है, आप उसका बिजनेस मॉडल समझ के उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो। अगर आपको उसका बिजनेस मॉडल अच्छा लगता है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, अदरवाइज आप नहीं करते हो। और आप उसका रेवेन्यू देख के जज करते हो, क्वार्टरली रिजल्ट देख के जज करते हो कि उस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आप इन्वेस्टमेंट करके रखते हो, अदरवाइज अपना पैसा निकाल लेते हो। यही एक रिटेल इन्वेस्टर की जर्नी होती है। लेकिन अगर मैं मान लो कि इस कंपनी का जो बिजनेस ऑपरेशंस है उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दूं। अब मान लो आपने इन्वेस्टमेंट किया कंपनी ए में, उस कंपनी के आगे 3 और कंपनीज बन गई, उसकी सब्सिडरीज बन गई, उसके आगे 2 और सब्सिडरीज बन गई। ऐसे चलते चलते उसका जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो किसी भी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए या किसी भी बड़े इन्वेस्टर के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो पूरी कंपनी अपनी वैल्यू कहां से डिराइव कर रही है। और जब किसी रिटेल इन्वेस्टर को या बड़े वैल्यू इन्वेस्टर्स को किसी कंपनी में वैल्यू नहीं दिखेगी और उसको उस वैल्यू को वो आने वाले नियर टर्म फ्यूचर में नहीं जज कर पाएंगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करेंगे। और वेदांता के शेयर प्राइस के नीचे आने के पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन ये माना जा रहा था। और जैसा कि वेदांता ने खुद भी बताया कि उनका डीलिस्टिंग करने के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि उनको अपने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को जो भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद वो इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी कंपनी से ज्यादा उनकी वैल्यू डिराइव हो रही है और कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही और जिसके चलते वो आने वाले टाइम में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए वेदांता ने जो बोला है कि वो अपनी मर्जी से डीलिस्टिंग करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि अपने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को वो सिंप्लीफाई कर सकें जो अभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब आप यहाँ पे ये जानना चाहते होंगे कि कंपनी अपने आप को डीलिस्ट क्यों कर सकती है और इसके पीछे कितने तरीके होते हैं। तो दोस्तों, डीलिस्टिंग करने के पीछे 2 तरीके होते हैं। तो दोस्तों, पहला तरीका होता है वॉलंटरी तरीका, जब कंपनी अपनी मर्जी से अपने आप को डीलिस्ट करती है एक्सचेंज से, क्योंकि उस केस में कंपनी को लगता है कि एक्सचेंज में लिस्टिंग होने की वजह से वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस को बहुत अच्छे से स्ट्रीमलाइन नहीं कर पा
रही है। और इसके अलावा जो एक और बहुत बड़ा रीजन होता है, जैसे कि वेदांता ने खुद बताया कि उनको अपने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना है, तो डीलिस्टिंग करने के बाद वो बहुत इजीली अपने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को डीलिस्टिंग कर सकते हैं, अपने पूरे बिजनेस ऑपरेशंस को रीअलाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं उठेंगे जब वो डीलिस्ट हो जाएंगे। और सेकंड तरीका होता है डीलिस्टिंग करने का इनवॉलंटरी, कि जब एक्सचेंज आपको जबरदस्ती बोलता है कि आपको डीलिस्ट करना पड़ेगा, मान लो कि कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, इसके पीछे और बहुत सारे रीजन हो गए, रेगुलेटरी रीजन, जिसके बाद कंपनी को बोला जाता है कि आप अपने आप को एक्सचेंज से डीलिस्ट कर लें। तो दोस्तों ये समझने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये डीलिस्टिंग कैसे होगा, और डीलिस्टिंग होने के बाद कि क्या मुझे नुकसान होगा या मुझे फायदा होगा। तो दोस्तों वेदांता ने जो भी बताया कि उन्होंने जो डीलिस्टिंग का इंडिकेटिव प्राइस दिया है वो 87 रुपीज का दिया है, लेकिन 87 रुपीज का इंडिकेटिव प्राइस देने का मतलब ये नहीं है कि आपके शेयर्स को वेदांता 87 रुपीज पे ही खरीदेगी, क्योंकि ये सिर्फ एक इंडिकेटिव प्राइस है जो उन्होंने एक्सचेंज को बताया है, जो आगे जाके कभी भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब रिवर्स बुक बिल्डिंग होगी तो वहां से प्राइस डिस्कवरी की जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रिवर्स बुक बिल्डिंग क्या होती है। तो दोस्तों जब भी आप किसी आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो जो इन्वेस्टमेंट बैंक जो बीच में बैठा होता है तो वो बुक बिल्डिंग का प्रोसेस करता है। बुक बिल्डिंग में क्या होता है कि कंपनी बोलती है कि मुझे अपने शेयर्स को डाइल्यूट करना है, तो मैं अपने शेयर्स को इस प्राइस पे बेचूंगी। तो बुक बिल्डिंग में क्या होता है कि सामने वाली पार्टी आके बोलती है कि मैं इस प्राइस में खरीदूंगी, तो वहां पे बुक बिल्डिंग की जाती है, जहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स जाके बिड करते हैं आईपीओ के लिए। लेकिन रिवर्स बुक बिल्डिंग उससे उल्टा होगा। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो आपका स्टेक है वो स्टेक है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, उसको बाय करना चाहता है प्रमोटर, क्योंकि प्रमोटर वो पूरे सारे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स से शेयर बाय करके अपने आप को पूरे तरीके से डीलिस्ट करना चाहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिवर्स बुक बिल्डिंग होगा। रिवर्स बुक बिल्डिंग में क्या होगा कि प्रमोटर्स बोलेंगे कि उनको शेयर खरीदने हैं, और रिटेल इन्वेस्टर्स वहां पे अपने शेयर्स को लेके आएंगे, और वहां पे जो प्राइस डिस्कवरी में प्राइस निकल के आएगा वो एक्चुअल प्राइस होगा जहां पे डीलिस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बता दूं कि डीलिस्टिंग का प्रोसेस इतना ज्यादा सिंपल नहीं होता कि वेदांता ने बोला और उसी टाइम पे डीलिस्ट हो जाएगा आने वाले 1 या 2 महीने में। अगर हम पुराने एग्जांपल्स को देखें तो डीलिस्टिंग करने में 2 से 3 साल भी लग जाते हैं। ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि वेदांता का डीलिस्टिंग कितना जल्दी हो सकता है या यहाँ पे कितना ज्यादा टाइम लगेगा। अब दोस्तों आप ये भी सोच रहे होंगे कि आप उस कंपनी के इन्वेस्टर हैं, तो क्या आपसे पूछा नहीं जाएगा कि कंपनी को डीलिस्ट होना है तो आपका परमिशन नहीं लगेगा। तो दोस्तों जब भी कंपनी को डीलिस्ट होना होता है तो कंपनी का वहां पे स्पेशल वोटिंग होती है। उस स्पेशल वोटिंग में रिटेल शेयर होल्डर्स की वोटिंग को भी रखा जाता है, और जब तक स्पेशल वोटिंग से वो रेजोल्यूशन पास नहीं होता तब तक कंपनी अपने आप को डीलिस्ट नहीं कर सकती। तो अभी तक जो रेजोल्यूशन पास हुआ है डीलिस्टिंग का वो अभी तक वेदांता ने पास किया है, अभी तक वोटिंग नहीं की गई है। तो यहाँ पे स्पेशल मीटिंग बुलाई जाएगी शेयर होल्डर्स की, और वहां पे रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, और जब वहां पे स्पेशल मेजोरिटी के साथ वो रेजोल्यूशन पास होगा तभी उस कंपनी का जो डीलिस्टिंग प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और उसके बाद कंपनी उस चीज को लेके एक्सचेंज के पास जाएगी, और उसके बाद रिवर्स बुक बिल्डिंग होगा, और जिसके बाद डिसाइड होगा कि प्राइस डिस्कवरी क्या है, और उसके बाद एक प्राइस निकल के आएगा जिस प्राइस पे आपसे वो शेयर खरीदे जाएंगे और आपको उस प्राइस पे शेयर बेचने होंगे। तो अभी से स्पेकुलेट करना कि 87 रुपीज पे ही वो शेयर जाएगा तो वो बिल्कुल गलत होगा, वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। आपको यहाँ पे भी आने वाले टाइम में क्लैरिटी की और वेट करनी चाहिए। तो जब तक आपको यहाँ पे पूरी क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक आप यहाँ पे कोई भी स्पेकुलेशन मत करें। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि प्रोसेस बहुत लंबी होगी, बहुत कॉम्प्लेक्स होगी, रिवर्स बुक बिल्डिंग होगा, और उसके बाद एक प्राइस निकल के आएगा। तो जो 87 रुपीज का प्राइस दिया गया है वो सिर्फ एक इंडिकेटिव प्राइस है, वो फाइनल प्राइस नहीं है कि उसी के ऊपर ही डीलिस्टिंग होगी। जो फाइनल प्राइस होगा वो आने वाले दिनों में हमको पता चलेगा। दोस्तों चलिए एंड में बात करते हैं थोड़ा सा वेदांता के फाइनेंशियल्स के बारे में कि फाइनेंशियल इस कंपनी ने अभी तक कैसा परफॉर्म किया है। अगर मैं वेदांता की पीई रेशो की बात करूं तो वेदांता का पीई रेशो 4 के आसपास का है, और वेदांता का जो बुक वैल्यू है वो 150 से ऊपर का है। इसके बाद अगर मैं इसके डिविडेंड की बात करूं तो वेदांता हमेशा से अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा डिविडेंड देता आया है, और इसकी डिविडेंड यील्ड 4 से ऊपर की है। तो दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं सेल्स की कि वेदांता की सेल्स में कितनी ग्रोथ हुई फ्रॉम मार्च 2017 टू दिसंबर 2019, मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात कर रहा हूं, तो इसका ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है। मतलब कि इनके रेवेन्यू में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई किसी भी क्वार्टर में, तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा पैरेलल चल रहा था। हमेशा 20,000, 22,000, 25,000 करोड़ के आसपास का इनका क्वार्टरली रेवेन्यू निकल के आता था। दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं डेट लेवल की तो वेदांता के ऊपर बहुत बड़ा डेट लेवल है। वेदांता के ऊपर करंटली 50,000 करोड़ से ज्यादा का डेट है, जो कि एक छोटा सा कंसर्न की बात है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था फाइनेंशियल्स के बारे में कि वेदांता के फाइनेंशियल्स अभी कैसे हैं, इसका रेवेन्यू कैसा है, इसका प्रॉफिट कैसा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो वो 30% के आसपास का है। वेदांता हमेशा से उसको 25 से लेके 30 के बीच रखने की ट्राई करती है, और दिसंबर के क्वार्टर में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन
30% का निकल के आया था, जिसकी वजह से इनके नेट प्रॉफिट भी थोड़ा ऊपर को गए थे। तो दोस्तों ये वीडियो जो हम आज लेके आए थे वेदांता डीलिस्टिंग के ऊपर, तो हम आपको थोड़ा सा बस यही बताना चाहते थे कि वेदांता का डीलिस्टिंग करने के पीछे मेन पर्पस क्या है, और ये वेदांता डीलिस्टिंग अपनी मर्जी से कर रहा है ताकि वो अपने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को, जो अभी बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको सिंप्लीफाई कर सके। और इसके अलावा जो इंडिकेटिव प्राइस 87 का दिया गया है, वो जरूरी नहीं है कि जो आपसे जब वेदांता शेयर खरीदेगा वो सिर्फ 87 रुपीस पे खरीदेगा, क्योंकि इसके बाद जब आगे जाके रिवर्स बुक बिल्डिंग होगी तो वहां से प्राइस डिस्कवरी की जाएगी, जहां से एक प्राइस निकल के आएगा जिस प्राइस पे वेदांता के प्रमोटर्स रिटेल शेयर होल्डर से वो स्टेक खरीदने का ट्राई करेंगे। इसके अलावा ये प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसके अलावा जब इस पे वोटिंग होगी तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की वोटिंग भी इसमें काउंट की जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें कोई भी सजेशन दे सकते हैं, हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं, जो आपको एक बहुत ही अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।